हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्यूटोरिया का ऑनलाइन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मारेंगे जो टेलीग्राम पर चलता है। आज छठा सेट मारेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो कुल मैच इसमें 22 खेला गया, 5 टीमों ने भाग लिया था और मुंबई इंडियंस इसका विजय हुआ दिल्ली को हराकर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए। ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में नहीं कराया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया है। तो शहीद दिवस या 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा बिहार सरकार किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो मसाला उत्पादन में वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश मसाला के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, केरल को पीछा कर दिया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा। निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा। तो निसार में नासा और इसरो दोनों संयुक्त रूप से है। यह 2024 तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया। वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। जितना सब्सक्राइब हो सके, जितना लाइक हो सके कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। मथुआ महामेला का आयोजन या पश्चिम बंगाल में किया गया, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यह लिया 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया। तो यह गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया। यह RR फिल्म का यह सॉन्ग है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया। कुमार पोस्ट पर तैनात किसे किया गया है। तो यह किया गया है शिवा चौहान को तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इंडोनेशिया मास्टर्स का तो यह जीता है जोनाथन क्रिस्टी जीता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय क्या रखा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो विषय रखा गया था, थीम रखा गया था, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीव जो प्रतिमा है किससे संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव तो यह भगवान शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज शहर का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, यह दिया गया है अहमदाबाद को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दिया है। एयर इंडिया ने तो यह विस्तारा के साथ विलय करेगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश में किया जाएगा या कौन देश करेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप तो यह करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो 126वां स्थान है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 32वें व्यास सम्मान 2023 ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरूमद को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो यह बन गए हैं सपन्ना रमेश सेलार।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या INS द्रोणाचार्य को किया गया, INS द्रोणाचार्य को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? यह किया गया है जयपुर में, जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, सड़क परिवहन मंत्री। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इला भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध समाज सेवा से था, समाज सेवा से। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है केसर मिश्रण होता है, केसर किसका किसका मिश्रण होता है? तो यह बीज और कली का होता है, बीज और कली का, बीज और कलियों का मिश्रण होता है केसर। केसर के खाने वाला भाग वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मीकिर की जो पहाड़ी है कहाँ है? तो यह असम में है, मीकिर की पहाड़ी असम में। इसी में आपसे पूछे कि मीकिर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह मेघालय में करती है, मेघालय में। पहाड़ी असम में है, इसकी जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो चिपको आंदोलन यह शुरू किया गया था 1970 के ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन में 1970 ले रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 1970 ईस्वी में। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से इसमें से किसका नहीं होगा? देखिए, तो पारिस्थितिकी संतुलन वन रोपण का है, वन्य जीव सुरक्षा, जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन। देखिए, तो पारिस्थितिकी संतुलन से तो वन रोपण इसका आंसर हो जाएगा, वन इसका हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक प्रबंधन में पारिस्थितिकी संतुलन से कोई लेना देना नहीं है। वन रोपण है, वन्य जीव सुरक्षा है, जल प्रबंधन है, तीनों से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? इसमें से बताना है आपको, स्थलरुद्ध इसमें से कौन सा देश है? तो इसका हंगरी जो है ना, हंगरी स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक होता है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक होता है, यह कथन थर्नट वेट का है, थर्नट वेट का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो शुरू की गई था, यह किया गया था 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसमें से घटना बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो यह हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, 1765 ईस्वी में हुआ था, 1765 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, ये सब बाद में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया है? देश नायक कहकर सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में इसका शुरू हुआ था। उस समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह कहाँ मनाया गया था? तो यह मनाया गया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला प्रथम फारसी कवि अमीर खुसरो था, जिसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली यूपी में हुआ था, पटियाली यूपी में। इनको भारत का तोतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबला का जनक भी माना जाता है, खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन है? तो इसमें से ऑप्शन इसका हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565, इनमें से सभी सम्मिलित है, सही है। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है, सिराज। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य या नर्मदा घाटी से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिनका खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। वहीं आपसे पूछ दे कि भारत में हड़प्पा संस्कृति का या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न है, 21 शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो यह किया गया था उदयन के रूप में। यह हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें से आपका जनसंख्या एवं परिवार नियोजन जो है यह आपका समवर्ती सूची का विषय है, जो वर्तमान में इसमें 52 विषय है, 52 समवर्ती सूची में। और पुलिस हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भाग आपसे बताना है। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा भाग, तो इसमें उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोले हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वह प्राक्कलन समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। चलिए दोस्तों, एक पीछे का प्रश्न जो था, पीछे प्रश्न था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा, संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग को कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो यह किया जाएगा 2026 तक इसको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो यह राष्ट्रपति जी को है। अगला प्रश्न है कि भारत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो यह राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। सतत विकास के लिए इसमें से आवश्यक क्या है, तो यह हो जाएगा जैविक विविधता पर संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो यह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा रेन गेज से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, कैसे, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना तो यह केरल में है, मुख्य घाटी परियोजना जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र बताना है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, और यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं, इसमें से आपका कौन सा देश इसमें से नहीं है, तो यह हो जाएगा म्यांमार नहीं है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है म्यांमार और मालदीव में, तो याद रखिएगा मालदीव है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। और सार्क का सदस्य सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें से जुड़ा था। अगला प्रश्न है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, धूप के समान अवधि वाले को, तो इसको आइसोहेल बोलते हैं, आइसोहेल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य के इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा, नवारानी हो जाएगा, डगला हो जाएगा छत्तीसगढ़। और पंडवानी में महाभारत की कथाएं के साथ साथ डांस किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है, तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। वही राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछे, राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था, 1953 में। और वहीं ललित कला अकादमी पूछे तो 1954 में।
अगला प्रश्न है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। शिलोंग में है। इसका स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। असम राइफल का स्थापना 1835 में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो है यह आवेश की इकाई है, आवेश। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? तो कौन से अंग जो है आपका मुख्य अंग, यह हो जाएगा आपका हृदय और मस्तिष्क में, हृदय और मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया था यह निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, एसी करंट का। अगला प्रश्न है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए यानी कांस्टेंट रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा दुगुना हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? कौन सा कथन गलत होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक है, यही आपका कथन गलत होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ पर उल्टा हो, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित इसमें से नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसमें से कौन आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, लैक्टोमीटर है, जबकि ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से बताना है आपको। तो मक्खन का खट्टा हो जाना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ इसमें से कौन नहीं है? तो कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड है, जबकि सोडियम सल्फेट नहीं है। अगला प्रश्न है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता 1 होगी, इसकी संयोजकता 1 होगी। अगला प्रश्न है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसके अनॉक्सी अम्ल कहते हैं, अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो यह पीला गुलाबी होता है, पीला गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीव ने जो तत्वों के साथ मिलकर यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था उसका नाम था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है? आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन है एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यह होता है बिलिन ऑक्सीजन का, बिलिन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका प्रोथेलैस। प्रोथेलैस यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा नहीं है, जबकि घटपर्णी, बीनस फ्लाई ड्रैप, सैंड्रू ये सब आपका क्या है? कीटभक्षी पौधा है। पहला है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो यह थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यह पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही था, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है कि श्वसन का पहला चलन ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? श्वसन का जो पहला चलन होता है इसमें ग्लूकोज का
पाइरूवेट में विखंडन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत इनमें से कौन सा पौधा आता है? तो ऑप्शन है क्लेडोफोरा, देवदार, मार्केसिया, इनमें से सभी। तो मार्केसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस वाहिनी का क्या नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो यह हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है कि हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का काम है कि आंख की फोकस दूरी को बदलना। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह हो जाएगा लाल रक्त कणिका, आरबीसी। अगला प्रश्न है कि अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका नाम था एकीकृत ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो यह हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है दोस्तों कि ममता के पास 100 रुपये, 50 रुपये और 85 रुपये का नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 है। तो इनमें से 50 रुपये का नोट हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा 70, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 + √2√1 क्या है? तो यह एक जहां पर रूट लग जाए एक अपरिमेय संख्या, रूट एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ जो होता है उस वस्तु को 894 में बेचने की हानि के समान, हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 945 रुपया। अगला प्रश्न है कि प्रभा 32,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया, 5 माह 22,000 रुपये पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में 16,409 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो इसमें से बताना है कि कुल प्रभा का भाग कितना है? तो प्रभा का भाग इसमें हो जाएगा 11,712 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब बना दिया जाएगा टेलीग्राम पर, दोस्तों देख लीजिएगा वहाँ पर। और 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 घंटा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और 50 इनका सेट चल रहा है, तभी 40 के लगभग चल गया है, तो हम सोच रहे हैं कि आज कम से कम 4-5 को मतलब सेट डाल ही दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।